फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए सोशियोलॉजी, जैसे हिंदी में हम समाजशास्त्र कहते हैं, उसका MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसमें जो भी वही क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का 19+ चांस है। तो इसमें अगर देख लेते हैं अगर अच्छी तरह से तो आपको 10 नंबर से प्लस नंबर आएगा। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और हो सके तो एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर सोशियोलॉजी के लिए कमेंट करते थे, सोशियोलॉजी का बहुत कमेंट करते थे, तो हम उन्हीं स्टूडेंट से कहेंगे कि आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो एक बार जम के शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी का क्लास अब चलना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप सबका सपोर्ट रहेगा तब। चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और इसमें 1 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। कह रहा है कि सोशियोलॉजी जो है उसका सृजन किया या इसका जन्म किसने दिया था। सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का जन्म किसने दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। समाजशास्त्र क्या होता है। अब जितने भी समाज में लोग उग रहते हैं, माता पिता आपसे रहते हैं, समाज में न रहते और उसका अध्ययन करते हैं, तो इसके सबसे पहले जो दिए थे, सृजन किए थे, ये हमारे कौन थे, अगस्ट कॉम्ब थे। इसका बिल्कुल भी इसका राइट आंसर होगा, 100% सही है। और ये जो अगस्ट कॉम्ब है, ऐसे पूछा जाएगा सोशियोलॉजी शब्दावली कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। कहाँ से, ये जो सोशियोलॉजी शब्दावली कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से। और इनका जो अगस्ट कॉम्ब है, उनका जन्म जब पूछा जाएगा तो कब होता, तो 1798 में। कब होता, 1798 में। ये बता दीजिएगा तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया, तो आप इसे अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे। चलिए इसका भी इसका बिल्कुल 100% सही है। चलिए 2 नंबर में चलिए। इसमें 2 नंबर में कह रहा है कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। मनुस्मृति के जो रचनाकार है वो कौन है, मनु है। इसका बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। और समाजशास्त्र जो पढ़ते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझिए। समाजशास्त्र पढ़ने का अर्थ कि अपने समाज में जो चीज़ हो रहा है उसके बारे में, ज़्यादा खासकर विवाह के बारे में, कि कौन सा जाति धर्म हो गया, विवाह हो गया, राजनीतिक जो होता है, इसके बारे में आपको ज़्यादा खासकर देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और हो सके तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि जो चाणक्य किसका है, तो कौटिल्य। चाणक्य मतलब किसका, अर्थशास्त्र के लिखे हैं। और वेद व्यास और तुलसीदास वैरम रामायण। और वेद व्यास जो है किसका है, महाभारत का है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे। और रामायण वाल्मीकि द्वारा रचा गया है। चलिए बहुत बेहतरीन आप सबका कमेंट आ रहा है। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न में, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित किया गया। ये जो भारतीय जो समाज है वह कितने आश्रमों में विभाजित थी, ये हमारे 4 भागों में विभाजित किया गया, जो कि ए इसका बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वर्ण है, तो इसके बारे में बताइए। तो आपको बता दें कि जो है ना हमारा वर्ण क्या है, तो ये ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मण, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो समाजशास्त्र है वह डेफिनेशन के साथ हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन के साथ पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं था, इसलिए हम सोचते हैं कि फटाफट हो जाए, यही बहुत है। तो ये इसका बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए 5 नंबर प्रश्न में कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है। ये जो प्राचीन भारतीय समाज है वह कितने भागों में विभाजित, अभी जस्ट बताइए कितने भागों में, तो 4 भागों में विभाजित। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। और आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है और 6 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए। इसका उत्तर आप अपने से भी देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छा खासा समझ में आए। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से, तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे कि आप कमेंट कर रहे हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न में, भारतीय संस्कृति के निम्न में से कौन सी विशेषता है। 3 में से जो विशेषता है, धर्म की पराधीनता होती है, पूर्ण जन्म में विश्वास होता है, कर्म फल में विश्वास है, इनमें से सभी। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा, इनमें से डी हमारा राइट आंसर होगा। मतलब जो आजकल के जो लोग हैं क्या करते, कर्म फल पर विश्वास करते। पूर्ण जन्म, जो हमारा ये ऐसा काम किए इस जन्म में तो हमको इस जन्म में यही मिलेगा। धर्म की पराधीनता, जैसे धर्म के जातिवाद तो आप जानते हैं कितना है हमारे समाज में, तो यही बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए 7 नंबर में देखिए, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था। अभी जस्ट बताएं या किस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। बिल्कुल इसका डी इसका राइट आंसर है। और ये फ्रांस में कौन थे, तो अगस्ट कॉम्ब, जिनका जन्म कब हुआ था, 1798 में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और ये डबल स्टार मार्क मान लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आपको ये बोले हैं 10 नंबर फिक्स है, ये निश्चित है 10 नंबर आएगा तो आएगा। अगर आप पढ़ लिए अच्छी तरह से और फाइनल एग्जाम दे के आइए और 10 नंबर से प्लस नहीं पूछेगा ना, तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इतना ही चैलेंज देते हैं सोशियोलॉजी में। ये कम से कम 3-4 चैप्टर से चुना गया प्रश्न है जो कि MVBI है।
तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और हो सके तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। उपनिवेशवादी के शासन क्या थे कारण थे, तो ये आपके कारण जो है हमारे राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का अर्थ क्या होता है कि राजनीतिक जो होता है ना पॉलिटिक्स, उसमें कोई भी अस्थिरता नहीं होती जी। कभी कभी जाति पर देखा जाता है, कभी कभी कुछ न कुछ इसमें होता ही रहता है लफड़ा। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। बोला जा रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, जिसे हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, इसका पढ़ाई शुरू हो गया था। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मुंबई विश्वविद्यालय से हुआ था। लेकिन इसका देखा जाए कि सोशियोलॉजी का जो पिता कहा जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है, जो कि ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और ये आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है, मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह का प्रकार अस्थायी होता है। मतलब कहा जा रहा है कि मुसलमान में जो विवाह होता है वह किस प्रकार का विवाह होता है, तो इसके बारे में बोला है। तो ये हमारा जो कौन होता है, मुताह। लेकिन हमको ये पता नहीं मुताह क्या होता है। जो मुसलमान होंगे उसको पता होगा, बट हमको ये पता नहीं कि मुताह क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट के जरिए हमें भी कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ही बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए और इसके बारे 11 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है। कह रहा कि जातिवाद का दुष्परिणाम क्या कहते हैं, जातिवाद का दुष्परिणाम। देखिए सबसे पहले इसका जानिए, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। देखिए अब जब समाज में आप रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा जो भी भाई बहन जितने भी लोग हैं वो समाज में रह रहे हैं। ठीक है, और वह क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे ना, तो जितने भी आपके जो समाज में रह रहे हैं वह सब दुष्परिणाम करना लगेगा। इससे असंभव ना वही करना स्टार्ट करते थे। इसका बिल्कुल बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, गरीबी का दुष्परिणाम क्या कारण है। ये नहीं होगा, दुष्परिणाम है, एक ही होगा, दुष्परिणाम है। तो इसका क्या कारण है, तो इसमें हमारा बिल्कुल डी इसका राइट आंसर, क्योंकि अपराध, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा, अशिक्षा, अपराध भी करता है। क्यों, गरीबी में, गरीबी के कारण देखिए, और आपके पास मान लीजिए कोई मुसीबत आ गया उस समय, और आप अगर पास पैसा वैसा नहीं, तो आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ उठा के, चाकू को कुछ भी उठा के किसी से धमकी दीजिएगा तो वो पैसा देगा। तो क्या अपराध कर रहे हैं। और खराब स्वास्थ्य, हमारा जो खराब स्वास्थ्य रहता है हमेशा एनी टाइम। और शिक्षा मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ही कम पढ़े लिखे रहते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल डी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए आपको जो एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा पढ़ाने का तरीका आप हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि किस समाज में पोशाक विवाह का प्रचलन है। पोशाक विवाह का प्रचलन है, इसके बारे में बताइए। 13 नंबर का प्रश्न आपसे जरूर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आपसे का जो कमेंट आ रहा है थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा मज़ेदार रहना चाहिए। चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो हिंदू समाज में, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है। जनजाति नहीं है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो चौपाल इसका जनजाति नहीं है। और भील, संस्थाल, खासी ये सब शायद चंपाल है, लेकिन आपको जो चौपाल है यह जनजाति नहीं है। तो बिल्कुल डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न में आपके जो पूरा टोटल प्रश्न है 30 प्रश्न है, अगर आप देख लेते तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए 15 नंबर के निम्न में से कौन जनजाति नहीं है। जनजाति नहीं है, देखिए शूद्र जो है एक जनजाति नहीं है। देखिए किसी जाति मतलब क्या कि कास्ट, जैसे कोई हो गया ये सोनार हो गया, कोई लोहार हो गया, कोई भुइहार हो गया, ये सब क्या जाति हो गया। उसी प्रकार का ब्राह्मण आप समझते हैं कि एक जाति है, कुशवाहा भी एक जाति है, क्योंकि हम देखते हैं आपसे कमेंट, तो कमेंट में आता रहता है कि कुछ न कुछ कुशवाहा आता रहता है। रविदास मतलब दास के रिलेटेड भी रहता है। तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, शूद्र। शूद्र हम जाति नहीं जानते, बट इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। मतलब क्या कहा कि जाति जो है ना, कास्ट, वह एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं ना कि जातिवाद में ही विश्वास करते, तो क्या फ़ायदा, जाति एक बंद न है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये हमारे मजूमदार तथा मदान के साथ कहा गया था। इन्होंने बिल्कुल बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि हम जाति पात में विश्वास करते, और ये मेरे घातक ही शरीर में है। ठीक है, बहुत ही घातक है। किसी जाति से ईर्ष्या करना, ये गरीब है तो गरीबी से ईर्ष्या करना, ये खराब आदत है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए और आप सबसे हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप से कम अपने दोस्तों को जम के ज़रूर शेयर कीजिए, थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट कीजिए। आप सबके लिए ये MBBI कैसा क्वेश्चन है जो कि 2 साल या 3 साल से प्लस बार पूछा गया प्रश्न है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए, और 30 प्रश्न में आपको 5-6 प्रश्न हर, या 5-6 तो 10 प्लस ही मिलेगा नहीं, 5-6 तो 5 तो ज़रूर मिलेगा। देखिए और जो आपके जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे
तो कितना इससे प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा। तो 100 प्रश्न में 20-30 प्रश्न है, तो हम कहते हैं कि आपको 20 या 15 प्रश्न निश्चित है आएगा तो आएगा, ठीक है। तो हम आपको अच्छी तरह से यही कहेंगे कि आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, हो सके तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। चलिए 17 नंबर में कि निम्न में से कौन जनजाति समस्या नहीं है, जनजाति की समस्या नहीं है। तो इसमें आपको कमेंट करना है, लेकिन बिल्कुल मेरा सी होना चाहिए, बल्कि आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। भूमि बिलगाव होगा या छुआछूत होगा, ये या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये आपको 17 नंबर का कमेंट करना है। चलिए 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। जो भील नामक जो जनजाति होती है वह कहाँ निवास करती है, तो ये हमारे राजस्थान में निवास करती है। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए 19 नंबर में कह रहा है कि महर का विवाह किस धर्म से संबंधित है। जो महर का जो विवाह होता है वह किस धर्म से। बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर इनमें से डी, हम डी नहीं लगाएंगे बाबू, हम डी लगा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो महर का जो विवाह होता है वह मुस्लिम के साथ होता है। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। और आपको हिंदू भी नहीं लगाना और सिख भी नहीं लगाना, बिल्कुल आपका ए ही लगाना है, ठीक है। चलिए और ये देखिए आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है, और ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है। जो मुस्लिम लोगों में होती है उसमें कितने प्रकार का विवाह होता है, तो आपको पता है कितने प्रकार का विवाह होता है, 3। कहेंगे बहुत स्टूडेंट सर अभी तो 4 बताए थे। नहीं नहीं, हिंदू में होता है, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा, देखिए मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह होते हैं, तो कितने होते हैं, 3। कितने, 3। और ये जो होते हैं भारतीय समाज को ये बांटा गया था 4 भागों में, लेकिन हिंदुओं में जो विवाह का प्रचलन है 8 भागों में। कितने, हिंदू को जब विवाह होता है वो 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है। और मुसलमानों को 3। और ये जो विभाजन किया गया था समाज के, तो ये 4 भागों में। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं याद रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 21 नंबर में चाचा नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे जो श्रेणी में आता है वह द्वितीय श्रेणी में आता है। बिल्कुल बी इसका राइट आंसर है। और प्राथमिक नहीं लगाना है और तृतीय भी नहीं लगाना है, बिल्कुल बी इसका राइट आंसर लगा देना है। चाचा रहे, मामा रहे, नानी रहे, जो भी रहे, इसको द्वितीयक में लगा देना है, ठीक है। चलिए ये आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये जो हिंदू विवाह है वो अधिनियम कब पारित किया गया था, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल आपसे जो कमेंट आ रहा है 1955 में, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सी वाले का 100% सही है। और आप सब कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है कमेंट करते हैं तो। चलिए हिंदुओं में विवाह कितने स्वरूप माने जाते हैं। हिंदू में जो विवाह होता है अभी जस्ट बताया कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के। और मुस्लिम में कितने, 3। समझ गए कितने प्रकार के, मुस्लिम में 3 और हिंदू में 8 प्रकार के। चलिए बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी। ये जो भारत में जो विवाह होती है और परिवार, मतलब जो विवाह करके जो लड़की जाती है ससुराल करती है कि नैहर करती है वो पता नहीं है, बट वो जाती है तो उसे परिवार करने लगा था, मतलब उसमें परिवार में मिल जाते। इसके किसने लिखा, तो के.एम. पगरिया ने लिखा। किसने, के.एम. पगरिया। बिल्कुल इसका सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने कितना 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी है, तो इसके बारे में बताइए। तो इसका जो हमारा कारण है बिल्कुल औद्योगिकरण होगा, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए और ये बताइए निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है तो वर्ग एक जो है हमारा क्या है, वकील। वकील का कोई वर्ग नहीं है, ये सॉरी वकील नहीं, ब्राह्मण का कोई वर्ग नहीं है, तो बिल्कुल इसका डी इसका राइट आंसर है। देखिए डॉक्टर का भी कोई वर्ग है, डॉक्टर एक ही जाति का रहता है। डॉक्टर में मान लीजिए कि वो एक ही काम करते हैं, लेकिन शिक्षक में भी वही है, वकील, लेकिन ब्राह्मण का एक कोई वर्ग नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए और ये आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन कि दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने। आपको पता है कि दलित वर्ग से हमारे कौन आते, तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर आते। बिल्कुल इसका डी इसका राइट आंसर है। और ये दलित वर्ग के ही जाने जाते हैं जिन्होंने भारत का संविधान ही लिख डाला था। कौन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, कौन, तो भीमराव अंबेडकर। नहीं, ये तो संविधान लिखे थे, बट इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, ठीक है। अगर गरीबी में देखा जाए तो दलित वर्ग के लिए तो बहुत अच्छी बात काम किए हैं, कौन, हमारे भीमराव अंबेडकर, जो कि बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध लोग हैं और आपको पता भी होना चाहिए। चलिए और ये आपके सामने 29 नंबर की 28 नंबर की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में। देखिए आपको कुछ ना कुछ जो है ना सब्जेक्ट आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें आपको देखिए ये प्रश्न आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो आपको ये जो देना है तो इसको आपको रटना पड़ेगा, तभी तो आप फाइनल एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। और आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है ना वही कमजोर पर उसे फोकस दीजिए, ठीक है। निम्न में से कौन एक तस्करी का कारण है, तो इसमें से बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए, अंगों का निष्करण होगा, वेश्यावृत्ति होगा, बाल विवाह। देखिए ये जो समाज में हमारे क्या हो रहा है, अंगों का निष्करण मतलब कुछ अलग है, इसका बताना बेकार है। वेश्यावृत्ति आप सब जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलना मेरे लिए अच्छा बात नहीं है। बाल विवाह के बारे में बता देते। बाल विवाह का अर्थ होता है कि 18 वर्ष हो गया, 20 वर्ष के उम्र से पहले ही शादी कर देना, मतलब 14 साल 15 साल की उम्र में शादी कर देना, ये क्या बाल विवाह है। तो मतलब बच्चा ही बालक है और उससे शादी कर देना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसमें बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। और ये सब आप सब जानते होंगे, वेश्यावृत्ति, अंगों का वृत्ति, ये सब आप सब जानते हो भी होंगे। चलिए, और ये आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है, जो कि 30 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कौन सबसे पहले स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं इसका हम आपको कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, और आपको कैसा लगा वीडियो ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार का और वीडियो लाए कि नहीं लाए ये आप हमें ज़रूर सजेस्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि कैसा लगा वीडियो, और आगे अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो MBBI चाहिए तो आप सबके लिए हम एक बार और ट्राई करेंगे। तो आपके 30-40 नंबर हम ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। अगर आप सब बढ़िया कर कह दें एक बार और तो 2 बार वीडियो लाएंगे या एक बार, तो आप सबके लिए एकदम पूरा एक बार जो लाएंगे तो 160% रहेगा, जो कि सभी के सभी MBBI रहेगा। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो ज़रूर रहेगा। और मान लीजिए अगर आपके सोशियोलॉजी सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्टिव देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल अगर आपको सब्जेक्टिव देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव का वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके जरूर देखिए। और जिस भी स्टूडेंट को PDF चाहिए वो इसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए, और जिन या तो यहाँ पर जाके आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, या तो आप हमसे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जाते जाते अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।